Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the unicellular and multicellular organisms. And I also discussed about the prokaryotic and eukaryotic cells. Today I discuss about the shape, size and function of the cells as well as the structure of plant cell and animal cells. And I also discuss about the in this lecture is cell membrane and its functions. In this video, I also discuss about the osmosis diffusion as well as hypertonic, hypotonic or isotonic solutions. So guys, let's start the topic now. Cell शेप साइज एंड फंक्शंस। तो आज पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेल के शेप साइज एंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे। गाइस आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास डिफरेंट काइंड्स की सेल प्रेजेंट होती है ना। और जो सेल का शेप होता है या सेल का जो साइज होता है वो रिलेट करता है उसके स्पेसिफिक फंक्शन से जो ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना होता है। तो गाइस वही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है, देखिएगा। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की क्या होती है बेटा, सेल प्रेजेंट होती हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। तो जो शेप और साइज होता है सेल का वो रिलेट करता है ना, टू द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। अब गाइस हम लोग बात करेंगे शेल के शेप की। किसकी बात करेंगे? शेल के शेप की बात करेंगे बेटे। सेल्स शोज आर ग्रेट वेरिएशंस इन देयर शेप्स। आपको पता है सेल के पास बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, है ना, उनके शेप में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनके जो शेप होते हैं वो डिफाइन होते हैं, मतलब डिफाइन होते हैं। उसका मतलब वो फिक्स होते हैं, उनके शेप बिल्कुल बिल्कुल फिक्स होंगे, वो जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो आगे क्या है बेटा, मोस्ट सेल हैव आर डेफिनाइट शेप। सेल्स में भी स्पिंडल शेप्ड, मसल सेल्स, इलांगेटेड नर्व सेल्स, है ना, ओवल रेड ब्लड सेल्स एंड क्यूब, है ना, क्यूबाइडल जर्म सेल्स एंड ब्रांच्ड, है ना, ऑस्टोसाइट्स एंड सो ऑन। शेप्स ऑफ वेरियस सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो शेप पाए जाते हैं सेल्स के वो मैंने आपके सामने बना रखे हैं, जिस तरीके से आप उसको देख सकते हो, और आपको भी इसी तरीके से बनाने हैं गाइस। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल जो पाई जाती है वो नर्व सेल होती है। नर्व सेल में जो आपको ये डेंड्राइट्स दिख रहे हैं इनको हम लोग, है ना, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये जो है इसका वो सेल बॉडी है, ये इसका एक्सॉन है, ये इसका एक्सॉन एंडिंग है। सो गाइस सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जब आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे तो इस नर्व सेल को आप बहुत डीपली जाके क्लास 10th में पढ़ते हो, और उससे भी ज़्यादा डीपली आप क्लास 12th में पढ़ते हो। तो सो गाइस अभी आप क्लास 9th में हो, तो आपको मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से कौन सी सेल दिखाई देती है और उसके फंक्शंस क्या होंगे वो हम आगे बात करेंगे। फैट सेल्स, कार्टिलेज, ओवम सेल। जैसा कि आप लोग जानते हो ओवम सेल किस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, इसमें इसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब बोन सेल ये बहुत उस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, इलांगुलेटेड टाइप की। ठीक है, और रेड, है ना, रेड ब्लड सेल्स जो कि आपको किस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, और स्मूथ मसल सेल्स। तो ये सारी सेल्स आपको अपनी कॉपी में बनानी है और साथ ही साथ आपको इनके स्ट्रक्चर को याद भी रखना है। ठीक है गाइस, तो आज आपने क्या देखा, आपने सेल के बारे में आज आप जानने वाले थे, शेप क्या होता है, साइज क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो गाइस हमने आज सेल्स के शेप के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली। अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अब हम लोग सेल के साइज के पास चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज माई सेल साइज। तो द स्मॉलेस्ट नोन सेल इज माइकोप्लाज्मा। क्या होती है बेटा, जो सबसे छोटी सेल जो पाई जाती है उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा।
ठीक है, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक। और आपको मैं बता दूं, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। द बैक्टीरियल सेल इज 0.5 to 5 मिलीमीटर यानी mm. ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स are 7 to 20 millimeters. Human liver and kidney cells are 20 to 30 millimeters. And the nerve cells are about 90 to 100 centimeter in size. So guys, आपको यहाँ clear हो गया, the nerve cell is the longest cell in the human body, which size is about 90 to 100 centimeter in size. तो गाइस, आज हमने शेप के बारे में भी स्टडी कर ली, साइज के बारे में भी स्टडी कर ली। अब हम लोग किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? अब हम लोग जानेंगे सेल के फंक्शंस के बारे में, है ना। डिविजन्स ऑफ लेबर्स, इट मीन्स दैट आज आप सेल के मेन फंक्शन को जानोगे। सेल डिवीजन के बारे में मैं कुछ टॉपिक यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। ईच सेल परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस, हर एक सेल कुछ अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है। दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आल लिविंग बीइंग, जो कि सभी जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सबके ही यही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलर, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लेबर सेल होती है वो मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है वो क्या वाली मल्टीप्लाई करने लगती है, यानी अपना डिवीजन स्टार्ट कर देती है। मतलब एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है, टूट जाती है, और 2 डॉटर सेल जो होंगी आपस में फिर मैच्योर होके फिर से वो आगे डिवीजन उनका चालू हो जाएगा। इसलिए इससे ही क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है। तो गाइस आगे बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड विद इन द सिंगल सेल इन मैनी केस, है ना। तो बहुत सारी केस में देखा गया है जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से ही मिलकर बनते हैं। उनमें बाद में क्या होने लगता है, जो सेल्स होती हैं वो उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके डिवीजन स्टार्ट होने की वजह से वो सिंगल सेल जो है वो अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जस्ट लाइक सर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जितने भी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स वगैरह हैं, तो हम लोग का भी जो डेवलपमेंट हुआ, हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट जो हम लोग का डेवलपमेंट होता है वो एक सिंगल सेल से होता है, जिसको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं। जब जर्म सेल्स मतलब फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड नंबर का होता है, जबकि आपके जो भी एग्स और स्पर्म होते हैं वो एन नंबर के होते हैं, मतलब हैप्लॉइड स्टेट के होते हैं। तो वो एक सिंगल सेल से फिर बाद में डिवीजन, इतने सारे डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, मियोसिस डिवीजन क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक मदर सेल जो होती है वो 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं मदर सेल और डॉटर सेल में सेम होते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें मियोसिस डिवीजन की, तो मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। कितनी डॉटर सेल बनती हैं, 4 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं। अब 4 डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन कंपैरिजन टू द मदर सेल वो हाफ हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, हाफ। सपोज करिए मदर सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसकी डॉटर सेल में आफ्टर द मियोसिस डिवीजन केवल 23 क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे, जबकि मिटोसिस में ऐसा नहीं होता है। मिटोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, और डॉटर सेल और मदर सेल में जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। दिस मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। तो इसी प्रकार से क्या होता है, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप से फंक्शंस करते हैं। दिस इज बिकॉज ईच सेल हैज सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट, क्योंकि हर एक सेल के पास क्या होता है, उसका एक सर्टेन और स्पेसिफिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है, विद इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और हर एक सेल जो ऑर्गेनल्स होता है वो एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन या अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, सच एज प्रोड्यूसिंग एनर्जी, मेकिंग न्यू मटेरियल्स,
प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ये काम कौन करता है? ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. मेकिंग न्यू मटेरियल्स, है ना. क्लीनिंग अप ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जब क्लीनिंग अप या क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल जो होता है ये WBC करती है. WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स. कौन करता है बेटा? वाइट ब्लड सेल्स. तो आप फंक्शन भी जान रहे हो. तो अब आप क्या समझ गए बेटे? आपने देख लिया कि भाई सेल क्या होता है. उसका सेल के बारे में तो अब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में जाके बता चुका था. आज मैंने आपको उसके शेप के बारे में, साइज के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया. साथ ही साथ कुछ जो जानकारी थी माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन यानी सेल डिवीजन की, वो भी मैंने आपको दी. आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. मतलब सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. यू हैव जस्ट studied that each cell has special component called cell organelles. आप ये पहले ही, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि हर एक सेल के पास उसका एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको आप सेल ऑर्गेनल्स बोलते हो. क्या बोलते हो? सेल ऑर्गेनल्स. Although cells of different organism differ in structure, तो जो आपकी सेल्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, उनमें डिफरेंट होता है, उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है. सेल्स विद इन द बॉडी ऑफ द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म डिफर इन शेप, साइज एंड फंक्शन. तो उनमें जो भी फंक्शंस होते हैं या जो उनका शेप होता है या उनका जो साइज होता है वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है गाइस. चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इसी के बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल को देख लेते हैं. आप देखिएगा दोनों सेल में क्या डिफरेंस है, आपको ये अपने होमवर्क में लिखना पड़ेगा. तो आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन क्या है? गिव 4 डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहले एनिमल्स और प्लांट सेल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है गाइस. चलिए आपके सामने सबसे पहला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपका प्लांट सेल है. ये वाला आपका क्या है बेटा? प्लांट सेल है बेटा. क्या है बेटा आपके पास? ये प्लांट सेल. क्लियर हो रहा है बेटा आपको? अब मैं आपको बता दूं, ये जो है हर एक चीज को मैं यहाँ पर डिस्कस करता जाऊंगा जिससे आपको आसानी हो. जैसे मैंने यह बताया कि ये जो चीज है ये क्या है बेटा? सेल वॉल होती है. और जो ये अंदर जो मटेरियल है जितना भी आपको दिख रहा है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे? साइटोप्लाज्म. मतलब किसी भी सेल के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे? साइटोप्लाज्म. जो आपको ये दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ. क्या बोलते हैं? मैंने इसीलिए आपके सामने लिखना पसंद किया कि आपको याद भी रहेगा. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. ये बेटे क्या है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो आप देख रहे हो ये आपके साथ जो लगी है ये क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज ये जो है आपका ये क्या है? प्लास्टिड्स है. ये क्या है? प्लास्टिड्स. मैं यहां लिख देता हूं प्लास्टिड्स. सो गाइस प्लांट सेल में ये जो है आपको मैंने ये जो लिख रखे नाम, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं. अब देखिए ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं और कौन कौन से होते हैं वो भी मैं सामने लिख रहा हूँ. ये जो बेटे आप देख रहे हो ये इसमें खूब सारे राइबोसोम्स लगे होते हैं. इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या बोलते हैं बेटे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER. बेटे जो आप ये देख रहे हो ये वैक्यूल्स होता है. ये क्या होता है बेटे? इसको बोलते हैं बेटा हम लोग वैक्यूल्स. ये जो आप देख रहे हो ये भी आपका क्या है बेटे? ये भी राइबोसोम्स हैं जो इसमें लगे हुए हैं. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या है बेटा आपके पास? राइबोसोम्स. ये जो आपको दिख रहा है ये इसको हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोलस. और बेटे इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस.
ठीक है। ये जो बेटा आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटे, तो ये थी आपके सामने प्लांट सेल्स। अब मैं बात करता हूँ एनिमल सेल्स की। ठीक है बेटे, तो एनिमल सेल अगर मैं प्लांट सेल को फोल्ड कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे आपको? ठीक है, ताकि आपके पास स्पेस ज़्यादा बचेगा। ये जो आप देख रहे हो ये है आपकी एनिमल सेल। ये कैसी सेल है? एनिमल सेल्स। ठीक है बेटे, ये एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल है, सॉरी सेल है। अब इसमें जो जो चीज़ें होंगी, जो जो इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना? क्या बेटे? आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ER लिख रहा हूँ। ठीक है, और जो आप ये देख रहे हो ना इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? लाइसोसोम्स, लाइसोसोम। ठीक है बेटे, ये जो आप देख रहे हो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसा आपने पिछले में देखा था, माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, अब आपका ये जो है ये बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। स्मूथ का मतलब एस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER बोलते हैं बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में RER बोलते हैं। ठीक है बेटे, अब आपको जो दिख रहा है आगे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें क्या है बेटा। ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये जो है बेटा ये क्या है बेटा आपका? ये न्यूक्लियोलस है। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये आपका क्या है बेटे? ये आपका सेंट्रियोल्स है। क्या है बेटा? सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स। ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर जो आप ये देख रहे हो ये आपका क्या है बेटा? ये आपका सेंट्रोसोम है। क्या बेटा है? सेंट्रोसोम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। और ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आप लोग भी अपनी बुक खोल के प्लांट सेल को और एनिमल सेल को अच्छे से स्टडी करिएगा। ठीक है, ये जो है आपका ये इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं लिख देता हूं यहां पर। ये है बेटा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो है आपका इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आप तो जानते हो जो भी सेल के अंदर पाया जाने वाला जो भी फ्लूइड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटे, अब ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे होते हैं इनको बोलते हैं बेटा राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है बेटे, तो ये आपको मैंने क्या दिखाया? ये मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का। किसका बताया बेटा? प्लांट सेल और एनिमल सेल का मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो आप ये जान रहे हो, आप देख लीजिए अच्छे से, जो भी डाउट हो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है बेटे, आइए अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर भी आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है बेटे, ऐसा ही अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सेम ऐसा ही आपको दिखाई देगा। ठीक है बेटे, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, है ना? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विच सेपरेट्स द contents of the, है ना, contents of the cell from its external environment। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक सबसे बाहर वाली जो जिसको बोलते हैं परत या एक तरीके से लेयर जो होती है, जो अंदर वाले जो भी मटेरियल होता है उसको बाहर वाले मटेरियल से या बाहर वाले जो इन्वायरमेंट है उससे वो अलग करती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना? तो हम लोग ये भी जानते हैं वी कैन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखना है तो हम लोग उसको नेकेड आइज या एक सिंपल नॉर्मल कह सकता हूँ माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। हम लोगों को उसको देखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए रहता है ना? उसके बिना हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं देख पाएंगे। स्ट्रक्चरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो आप जानते हो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जो अंदर का मटेरियल होता है वो मूव करता है। अगर ये रिजिड होगा तो वो ब्रेक हो सकता है, इसलिए बहुत ये
या स्ट्रेचेबल या स्ट्रेचफुल होता है, ठीक है बेटे, ताकि ये क्या करता है, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, फिक्स नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ताकि ये आसानी से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है गाइस। आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपने कभी अंडे को कभी अगर बीच से फोड़ा होगा तो आपको पता होगा जो येलो कलर का होता है योक, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसी को हम लोग कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं, वही मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अंदर वाला जो योक पार्ट होता है वो उसको कवर अप करे रहती है, जैसे वो ब्रेक होती है वो वैसे ही उसका जो येलो वाला येलोइश पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि किस मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। चलिए आगे बात करते हैं। It is made up of organic molecule called lipids molecules and protein molecule। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, जस्ट लाइक लिपिड्स मॉलिक्यूल और आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये इनसे मिलकर बनती है ना। तो ये इन मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। अच्छा बेटे, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली प्रीमेबल। तो मतलब सेलेक्टिवली प्रीमेबल का मतलब क्या होता है, मतलब ये अपने आर पर केवल जो सेलेक्टेड चीज होती है उन्हीं को जाने देती हैं या उन्हीं को पास होने देती हैं, बाकी सबके लिए रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाउंडेड होती है सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल से। It protects the cell from the injury and provides an outer boundary of the cell। तो ये बेटा सेल को इंजरी से बचाती है और साथ ही साथ आउटर जो बाउंड्री होती है सेल की वो उसे प्रोवाइड कराती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसका फंक्शन क्या होता है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनल्स विद इन द सेल एज वेल एज बिटवीन वन सेल एंड अनदर सेल। तो बेटा ये क्या करता है, ये अलाउ करती है ना, फ्लो ऑफ मटेरियल्स, मतलब मटेरियल्स को फ्लो करने के लिए अलाउ कर देती है, मगर कुछ सेलेक्टिव मटेरियल ही को वो अलाउ करती है फ्लो करने के लिए। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन होती है उनको ये क्या कर देती है, अलाउ कर देती है विद इन द सेल, किसी एक ही सेल में और दूसरी सेल में भी ये अलाउ कर देती है, ठीक है बेटे। अब बात करते हैं लास्ट फंक्शन ऑफ, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट हैज, है ना, कैरीज द प्रोटीन फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये प्रोटीन को कैरी करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई आपको कि बेटा सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस एंड आउट ऑफ द सेल। कैसे जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का सेल के अंदर और बाहर वो किस तरह से होता है वो जानना है हमको, ठीक है। कि सेल के अंदर से जो कोई मटेरियल आ रहा है वो बाहर कैसे आएगा, कोई बाहर से मटेरियल सेल के अंदर जाना चाह रहा है तो कैसे जाएगा। अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल अकर थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। जब भी कोई सेल के अंदर या अंदर से सेल से बाहर कोई भी मटेरियल पार्टिकल या कोई मटेरियल जाता है या फ्लो करना चाहता है तो वो दो ये प्रोसेस को फॉलो करता है। फर्स्ट है मेरा डिफ्यूजन, सेकंड है मेरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है बेटे, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सपोज करिए डिफ्यूजन क्या होता है, मैं आपको बताता हूं डिफ्यूजन आखिर क्या है। आप जानते हो जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो आप जानते हो जब प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं, तो प्लांट जब रिस्पायरेशन करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, जो उनके पास गार्ड सेल्स होती हैं या मैं बोलूँ जो उनका स्टोमेटा होता है उनमें जो कंसंट्रेशन होता है CO2 का वो ज़्यादा होता है। और है ना, किससे ज़्यादा होता है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा होता है। इसीलिए जब कंसंट्रेशन कहाँ किसका ज़्यादा है, आप अच्छी तरह मैंने बता चुका हूं, जो लीफ में आपका स्टोमेटा होता है उसके अंदर आप CO2 का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है और बाहर का इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन CO2 का कम है तो CO2 कैसे फ्लो करेगा, CO2 कहाँ से निकलेगा, स्टोमेटा से निकल के इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो आपने देखा ना एक सेल से मटेरियल कैसे बाहर निकला, तो उसने कौन सा प्रोसेस अपनाया, डिफ्यूजन का। कौन सा प्रोसेस अपनाया, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई हाई प्रेशर वाली जो चीज है वो लो प्रेशर की तरफ चली जाए, ठीक है, तो वही क्या और जाके मिक्सअप हो जाए, वही मेरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। वही मेरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। सपोज करिए अब अगर मैं बात करूं वो जो लीफ होती है CO2 को एब्जॉर्ब भी कर लेती है क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करनी होती है, तो वो क्या करती है जब स्टोमेटा को
ओपन करती है, तब स्टोमेटा जब ओपन रहता है तो उसमें CO2 का लेवल कम हो जाता है, यानी कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और कंसंट्रेशन जो बाहर होता है एटमॉस्फेयर में CO2 का वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए वापस से CO2 कहां पर ट्रांसफर करती है, एक सेल के अंदर ट्रांसफर कर जाती है। इसी तरीके से जो आप देखते हो, है ना, यही जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। वही एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया है। मतलब एक हाई कंसंट्रेशन से एक लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब भी कोई मॉलिक्यूल, है ना, माइग्रेट करता है या मूव करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है बेटा। आप देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस क्या है? इट मीन्स एंड इट इज मीन्स ऑफ द स्प्रेडिंग आयंस एंड मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द, है ना, प्रोटोप्लास्ट। तो कहने का मतलब है, इसका ये मतलब है, ये क्या करता है, स्प्रेडिंग आयन को फैला देता है या मॉलिक्यूल को फैला देता है पूरे के पूरे प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है। ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द स्टोमेटा अकरिंग बाय द डिफ्यूजन। तो स्टोमेटा में जो है ना, ट्रांसपिरेशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। ठीक है। अगर मैं एरोमा की बात करूं, एरोमा का मतलब होता है खुशबू या स्मेल, है ना। एरोमा ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू डिफरेंट डिफ्यूजन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ द फ्लावर टू द अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। तो क्या होता है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या होता है, जो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, वहां पर डिफ्यूज हो जाते हैं फ्लावर में, ताकि वो एक अच्छी खुशबू प्रोड्यूस कर सकें और अट्रैक्ट कर सकें जो पॉलिनेटर्स हैं उनको, वो क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। ये इंपॉर्टेंस होता है डिफ्यूजन का बेटे। किसका इंपॉर्टेंस होता है? डिफ्यूजन का ये इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये समझ गए ना कि मैंने कैसे बताया कि भाई आप डिफ्यूजन पढ़ोगे, अभी ऑस्मोसिस भी पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें अभी मैं क्लियर करूंगा। इसलिए मेरा वीडियो जो है ना वो लेंदी है। लेंदी इसलिए बना रहा हूं ताकि बेटा आपको एक बार में जो चीजें समझ में आ जाएंगी वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन। मैंने आपको बताया था, यही मैंने पूरी जो अभी एक एग्जांपल लिया था, मैंने इसी का एग्जांपल लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करता है आउट ऑफ द सेल और इन द सेल। ठीक है, कैसे वो करता है, तो आपको ये खुद से पढ़ना है, जैसा मैंने अभी बताया था, ये इसलिए आपको ये खुद से पढ़ना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप ये प्रोसेस और ये प्रोसेस आप अपने आप पढ़ोगे। अगर कोई इसमें आपको डाउट आता है तो आप मुझसे क्लियर करोगे, तो मैं उसको आसानी से आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो सो गाइस, मैं आगे बढ़ रहा हूँ ऑस्मोसिस की तरफ, क्योंकि मैं इनके एग्जांपल्स आपको पीछे डिफ्यूजन में दे चुका हूं। अब बात करता हूं ऑस्मोसिस को। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम, है ना, फ्रॉम अ रीजन वेयर वाटर इज मोर कंसंट्रेटेड टू अ रीजन इट्स, है ना, इट इज लेस कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कहने का मतलब है ऑस्मोसिस होती क्या, पहले वो समझ लो बेटे। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि वाटर यानी सॉल्वेंट, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन से क्या करे, पास हो। किससे पास हो बेटा? सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन से पास हो। किस रीजन से? किस रीजन की तरफ? जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो क्या करे, मूव करे। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर वो मूव करेगा तो इस जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो गाइस आप फिर से समझ जाइएगा इसको, ऑस्मोसिस क्या है। मैं आपको क्या करता हूं, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए ये एक बीकर है और इस बीकर में मैंने क्या किया है, यहाँ एक एसपीएम लगा दी, मतलब सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। एसपीएम एक लगा दी, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ मैंने क्या रख रखा है, यहाँ वाटर मेरा है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, वाटर के साथ, यानी कह सकते हैं सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट के साथ वाटर रखा हुआ है, यानी सॉल्टी वाटर है मेरे पास। तो अब बताइए यहाँ वाटर का जो कंसंट्रेशन है, यहाँ जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ क्या बेटा, उसका कंसंट्रेशन कम है। तो जो कम कंसंट्रेशन वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से जब सॉल्टी वाटर की तरफ चलेंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस जो फ्लो होता है ये अपने आप होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ बेटा? ऑस्मोसिस क्या होता है, मतलब जहां पर प्रेशर या कह सकते कंसंट्रेशन कम होगा वहां से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चलना और उसको डाइल्यूट करना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटे? ऑस्मोसिस। आगे देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। एंट्री ऑफ सॉइल वाटर इनटू द रूट्स अकर थ्रू द ऑस्मोसिस। तो जब रूट जो होता है जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही वो एब्जॉर्ब कर पाता है।
सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर अकरिंग थ्रू द ऑस्मोसिस। जब सेल से सेल मूवमेंट करती है वाटर का तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही हो पाता है। लिविंग सेल्स रिमेन्स, है ना, मैं बोल सकता हूं जो सेल्स हैं वो रिमेन्स द। सो गाइस, तो ये क्लियर हो गया आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें आपको मैंने 3 इंपॉर्टेंस बताई कि जैसे जब सॉइल जो होता है, सॉइल में जो वाटर होता है उसको जब रूट एब्जॉर्ब करती है तो ऑस्मोसिस के थ्रू करती है। जब एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट होता है वाटर का तो भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। जब किसी सेल में अगर हम लोग बात करें लिविंग सेल रिमेन्स स्टडी बाय द ऑस्मोसिस। अब हम लोग बात करते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। आइसोटोनिक क्या होते हैं, हाइपोटोनिक क्या होते हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, सपोज करिए मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सपोज करिए मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है। दोनों का अगर मैं बात करूं, दोनों का अगर वेपर प्रेशर सेम होगा, है ना, वेपर प्रेशर अगर दोनों का सेम होगा तो इनको बोलेंगे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो गाइस समझ में आया वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में आप रिसर्च करिए, पता करिए और फिर मुझसे पूछिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिएगा वेपर प्रेशर क्या होता है, मैं बता रहा हूं, उसको लिख भी लीजिएगा वेपर प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड सरफेस, बिल्कुल सही से लिखिएगा बेटा। द प्रेशर एक्सर्टेड इन अ लिक्विड सरफेस, लिख लिया बेटे, क्या बोला मैंने बोला द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड सरफेस at constant temperature when the condensation as well as evaporation both are in dynamic equilibrium, such pressure is called vapor pressure। तो बेटा वेपर प्रेशर इसमें बोलते हैं। और आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो मुझे एक बार मुझसे पूछिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी वेपर प्रेशर के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बेटा जिसमें वेपर प्रेशर बराबर होते हैं उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब 2 सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर सेम, तो इट मीन दैट वो क्या हो गया बेटा, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि सपोज करिएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है, ठीक है। तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इसके वेपर प्रेशर से कम है। इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए 200 एटीएम है, इसका है 500 एटीएम। तो इसमें से आपको पता चल गया कि ये वेपर प्रेशर ज्यादा, ये वेपर प्रेशर कम है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक है, ये इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक है और ये इसके रिस्पेक्ट में हाइपर